हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। अपनी तबीयत का भी ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग परावैद्युत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग चालक, अचालक, बद्ध आवेश, मुक्त आवेश, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं और चालकों की स्थिर वैद्युतिकी कि किसी विद्युत क्षेत्र में चालक का क्या व्यवहार होता है। तो परावैद्युत का मतलब, अभी पहले परावैद्युत हम लोग अचालक पदार्थों को कहते हैं। अचालक और परावैद्युत में पदार्थ वाइज नहीं अंतर है, वर्गीकरण में नहीं अंतर है, केवल किस गुण पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उस पर अंतर है। जैसे जब हम अचालक या कुचालक कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कि वो आसानी से अपने से होकर के विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, आवेश का प्रवाह नहीं होने देते। जब आप इस गुण पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तब हम उस पदार्थ को अचालक या कुचालक कहते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक का मतलब, डाई का मतलब दो, इलेक्ट्रिक का मतलब आवेश, मतलब आवेश का एक हिस्सा। तो एक ऐसा पदार्थ जिसमें दो प्रकार के आवेश अलग अलग हो सकते हैं। वैसे तो सभी में होते हैं, चालकों में भी नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर अगर हम विद्युत व्यवहार की बात करें यानी विद्युत क्षेत्र में, तो चालकों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ढेर सारी होती है। अगर हम धातुओं की, ठोसों की बात कर रहे हैं, अदरवाइज आप कह लीजिए कि चालकों में मुक्त आवेश वाहक काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ जो हमको वैद्युत गुण दिखते हैं वो मुक्त आवेश वाहकों के आने जाने से दिखते हैं। परावैद्युत पदार्थ में मुक्त आवेश वाहक बहुत कम होते हैं, नगण्य होते हैं। तो मान के चलो कि उनका प्रभाव सीमित होता है। उसके बजाय एक दूसरी घटना होती है ध्रुवण की, उसका प्रभाव उसके कारण, बल्कि प्रेरित आवेश का जो कारण होता है उस वजह से थोड़ा बहुत विद्युत प्रभाव दिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो बिना मुक्त आवेश वाहकों का आदान प्रदान, ज़्यादा मुक्त आवेश वाहकों के आदान प्रदान के बिना भी वैद्युत गुणों को प्रदर्शित करते हैं। और चालकों में क्या होता था, वो मुक्त आवेश वाहकों का आदान प्रदान करते थे। है बेसिकली परावैद्युत और अचालक एक ही। बस जब हम ये कहते हैं कि नहीं, बिना मुक्त आवेश वाहकों की ज़्यादा गति के अगर हमें विद्युत प्रभाव दिख रहे हैं कुछ, वैसे तो अचालक हैं तो कुछ खास नहीं दिखेंगे, तो फिलहाल जब हम इस गुण को कह रहे हैं तो परावैद्युत। और जब हम इस पर खाली ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा यहाँ आवेश वाहक नहीं है, आवेश कोई आसानी से नहीं प्रवाहित होने देगा, यानी धारा बहुत आसानी से नहीं बहेगी, जब हम उस बात पर फोकस कर रहे होते हैं तो हम उसको अचालक कुचालक कहते हैं। तो एक ही पदार्थ के नाम है। अभी हम लोगों ने जो लिखा है परावैद्युत, आज का हमारा टॉपिक रहेगा परावैद्युत पदार्थ और वैद्युत ध्रुवण। एक प्रकाश में भी ध्रुवण होता है, वो उससे अलग है, प्रकाश का ध्रुवण अलग है, वैद्युत का ध्रुवण अलग है। हम लोग अभी आज वैद्युत के ध्रुवण की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो पहले परावैद्युत पदार्थ यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है तथा जो बिना मुक्त आवेश वाहकों की गति के, अब ये ध्यान देना, बिना शब्द पर बहुत जोर मत देना, बिना का मतलब है कि कुछ खास नहीं, बहुत थोड़े, मुक्त आवेश वाहकों की गति के कुछ सीमा तक विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और एक बात हम लोगों ने लिख ली है कि ये पदार्थ विद्युत के अचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है। फिर हम देखते हैं कि जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो एक परावैद्युत का व्यवहार कैसे होता है, और चित्र में नीचे हम लोगों ने चालक से उसकी तुलना भी की है कि चालकों का क्या व्यवहार होता है और परावैद्युत का क्या व्यवहार होता है। तो इधर ये हम मान लो, इधर वाले में हम लोग ये परावैद्युत की बात कर रहे हैं, इधर जो चित्र बना है, और इधर जो चित्र बना है ये चालकों के लिए है, ये चालक का व्यवहार है। तो अभी हम लोग यहाँ आराम से देख सकते हैं कि चालक पदार्थों में क्या है, ई एक्सटर्नल या ई बाह्य का मतलब है बाह्य विद्युत क्षेत्र में हमने कोई चालक पदार्थ रखा, तो इस चालक पदार्थ के अंदर क्या होता है, मुक्त आवेश वाहकों पर बल लगेगा। उस बल के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पूरे में एक बराबर रूप से फैले हैं, अब जब बल सब पर इधर की ओर लग रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमारा इधर से इधर को है, तो बल इधर से इधर को लगेगा। जब इधर को बल लग रहा है तो इस वाले पृष्ठ की तरफ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। और कोई अलग से तो हमने मुक्त इलेक्ट्रॉनों को भेजा नहीं है वहाँ, इधर के हिस्से वाले ही हैं जो खिसक के अब उधर चले गए हैं। तो इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इधर की तरफ एक ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा, इधर की तरफ एक धनावेश प्रेरित हो जाएगा। इस प्रेरित धनावेश और ऋणावेश के कारण एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर। और
हम लोगों ने देखे यहाँ जैसे वेक्टर को हम लोग तीर की लंबाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो अंदर जो हमने कहा है कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उतने ही परिमाण का एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र भी इस प्रेरण के कारण उत्पन्न हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ये निरस्त कर देगा आपके बाह्य क्षेत्र को प्रभाव के। तो कुल मिला के परिणामी जो आपका ई है वो शून्य हो जाएगा चालक के अंदर। ये तो चालक का व्यवहार था। और अचालक या परावैद्युत को जब आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उसमें क्या होगा, यही बात उसमें भी होगी, प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न होंगे। लेकिन एक दिक्कत है, परावैद्युत में मुख्य रूप से चूंकि परावैद्युत में मुक्त आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम है, तो यहाँ पर बहुत कम मुक्त आवेश वाहक हैं जो अपना इधर उधर आएंगे जाएंगे, शून्य नहीं होगी संख्या, कुछ तो होंगे ही, लेकिन फिर भी यहाँ एक बड़ा फैक्टर होगा पोलराइजेशन का, ध्रुवण का। ध्रुवण क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ध्रुवण की वजह से तरीका वही रहेगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर वाला जो प्रेरित क्षेत्र होगा, यहाँ पर आवेश वाहकों की गति के कारण प्रेरित क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, यहाँ पर थोड़ा आवेश वाहकों की गति और ज़्यादा हिस्सा प्रेरण विद्युत ध्रुवण के कारण। तो ध्रुवण के कारण जो आवेश प्रेरित होगा उसमें भी यही होगा कि इस वाले साइड में नेगेटिव आवेश, इस वाली साइड में धन आवेश, और इस धन से ऋण की दिशा की ओर वाला आंतरिक जो विद्युत क्षेत्र होगा अभी भी ये बाह्य विद्युत क्षेत्र का विरोध ही करेगा। लेकिन चालकों में जो बराबरी का संबंध था कि अच्छा जितना बाहर से आप विद्युत क्षेत्र लगाए उतना ही अंदर से भी विद्युत क्षेत्र विरोध कर रहा है, तो परिणामी शून्य हो गया था। यहाँ आंतरिक क्षेत्र उतना प्रबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए देखो हमने जब चित्र रूप में प्रदर्शित किया है तो ई बाह्य के साथ एक बड़ी रेखा थोड़ा सा खींची है, वेक्टर प्रदर्शित किया है। यहाँ छोटी रेखा यानी इसका परिमाण कम है, तीर का माप छोटी है, मतलब जो अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका परिमाण कम है। अब इन दोनों वेक्टरों को आप जोड़ोगे तो ई परिणामी का मान अब शून्य नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में कुछ रहेगा जो अंदर तीर से दिखाए हैं। इस वाली तीर में से इतना माइनस कर दो, जो बचेगा बाह्य क्षेत्र की दिशा में उतना विद्युत क्षेत्र रहेगा परावैद्युत के अंदर। तो ये था कि जब हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कैसे एक परावैद्युत पदार्थ का व्यवहार एक चालक पदार्थ से भिन्न होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं परावैद्युत पदार्थों के वर्गीकरण पे। जैसे केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले भी, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब आते हैं परावैद्युत पदार्थ के उस आधार पर वर्गीकरण पर। अब हम लोग आते हैं परावैद्युत पदार्थों के वर्गीकरण पर। तो अभी जैसे हम लोग इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, एक ध्रुवीय अणु, दूसरा अध्रुवीय अणु, या एक ध्रुवी परावैद्युत, दूसरा अध्रुवी परावैद्युत। ध्रुवी और अध्रुवी में क्या है देखिए, पहले जो लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं तब सुनते हैं। ध्रुवी परावैद्युत यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जिन वैद्युत पदार्थों के अणुओं में धनावेश व ऋणावेश के वितरण का केंद्र संपाती नहीं हो, के लिख लो, के केंद्र संपाती यानी एक ही स्थान पर नहीं होते, वे अणु एक स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं और ऐसे अणु ध्रुवी अणु यानी पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, तथा ऐसे पदार्थ ध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। किसमें? जिसमें धनावेश और ऋणावेश के वितरण का केंद्र एक ही जगह पर नहीं होता है। जैसे देखो अभी हम लोगों ने क्या कहा है, पहले हम देखते हैं परमाणु की सामान्य रचना क्या होती है। बीच में नाभिक होता है, नाभिक में धनावेश होता है, नाभिक भारी होता है, आसानी से अपने स्थान से उसे नहीं हटाया जा सकता, और अगर अणु नहीं हट रहा है परमाणु तो, और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, तो एक बादल, चूंकि इतना तेज चक्कर लगा रहे होते हैं कि एक बादल जैसी रचना बनती है, क्लाउड जैसा, कि अब उस क्लाउड में आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ ज़्यादा है। तो जब कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो ये बीच में हो गया आपका धनावेशित नाभिक, ठीक, अब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड, मान लो आप इस तरह आया उसका औसत कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन हमारा अधिकांश समय इस वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं पाए जाएंगे, ठीक। अब आप देखो औसत, इस धनावेश का औसत यहाँ है। अगर इस पूरे इलेक्ट्रॉनों के वितरण का औसत का केंद्र भी इसी के साथ आता है कि जहाँ धनावेश है उसी स्थान पर ऋणावेश है, तब तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगी इनकी बात। और अगर एक साथ नहीं आता है, मान लो इस धनावेश का जहाँ एवरेज आ रहा था, इस ऋणावेश का एवरेज यहाँ आया, अगर इस ऋणावेश के वितरण का औसत अलग जगह आया, तब फिर क्या होगा, तब फिर समझो माइनस क्यू आवेश बराबर है, जितना नाभिक पे धनावेश उतना ही सारे इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश। अब यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस आवेश थोड़ा अलग हो गया, प्लस आवेश थोड़ा अलग हो गया, उनके बीच की थोड़ा सा दूरी हो गई, तो वो एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया, और वैद्युत द्विध्रुव बन गया तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसका होगा Q × 2L। और जिन अणुओं में ऐसा होगा
कि धनावेश और ऋणावेश के वितरण का केंद्र एक ही स्थान पर नहीं होता है, यानी अलग अलग हो जाता है। वे अणु एक स्थायी चूंकि विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, इसलिए उनमें एक स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। और ऐसे अणुओं को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स और ऐसे पदार्थों को पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। जैसे जल है H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, अमोनिया NH3, ये सब उदाहरण है ध्रुवीय परावैद्युतों के, ध्रुवीय अणुओं के। अच्छा, इसी में अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि जो नाभिक था यानी धनावेश का केंद्र था और ऋणावेश का पूरे इलेक्ट्रॉनों के वितरण का औसत भी अगर उसी जगह पर आता, तब क्या होता? जहाँ पर धनावेश वहीं पर ऋणावेश, तब फिर कोई विद्युत द्विध्रुव नहीं बना, क्योंकि उसके लिए हमने कहा था कि दोनों अलग अलग होने चाहिए ना, धनावेश और ऋणावेश अलग अलग होने चाहिए। तो कोई विद्युत द्विध्रुव नहीं बना तो उसका कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। और जिन अणुओं में अपने आप से खुद का कोई स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है तो उनको हम कहेंगे कि ये अध्रुवीय अणु है। ये पहले से कोई ध्रुवण वाला प्रभाव नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, वैद्युत ध्रुवीय प्रभाव नहीं उत्पन्न कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव का, तो वो हो गए हमारे अध्रुवीय अणु। तो जिन परावैद्युत पदार्थों के अणुओं में धनावेश व ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, धनावेश का मतलब नाभिक, के वितरण का केंद्र संपाती होता है, मतलब एक ही बिंदु पर होता है, उन अणुओं का कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव ही नहीं बनेगा जब दोनों एक साथ हो गए। तो उस स्थिति में जब कोई विद्युत द्विध्रुव नहीं तो P बराबर Q × 2L में, यानी दोनों आवेशों के बीच के, धन और ऋण के बीच की कोई दूरी नहीं, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर हैं। तो जब एक ही जगह पर हैं तो 2L बराबर 0 रख दोगे तो P बराबर 0 हो जाएगा। Q तो है, आवेश तो है, धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, पर उनके बीच का पृथक्कन नहीं है, दूरी नहीं है, तो इसलिए कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं। और ऐसे अणुओं को हम लोग अध्रुवीय अणु कहते हैं, जिनमें विद्युत द्विध्रुव नहीं विकसित हुआ रहता है। और पूरे पदार्थ को अगर ऐसे कहें तो वो अध्रुवीय परावैद्युत हुआ। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ये सब उदाहरण है अध्रुवीय अणुओं के। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत को रखते हैं, देखिए इसके पहले शुरुआत में हम लोगों ने संक्षेप में थोड़ा कहा था कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब हम परावैद्युत को रखते हैं तो क्या होता है कि उसके सिरों पर इस प्रकार से आवेश प्रेरित हो जाते हैं कि उस प्रेरण के कारण एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो बाह्य क्षेत्र के विरोध में होता है। पूरा तो नहीं निरस्त कर पाता पर विरोध करता है। तो अब जरा हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, तो उसके व्यवहार के बारे में देखते हैं। देखिए अब थ्योरेटिकल पार्ट है कुछ, तो हम लोग लिखेंगे भले कम, थोड़ा सा सुन लेंगे ध्यान से। आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। अभी जैसे पहले हम लोग ये देखने चल रहे हैं कि जब हम ध्रुवीय परावैद्युत को एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो उस पर क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि परावैद्युत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक ध्रुवीय परावैद्युत पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक अध्रुवीय परावैद्युत नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर का मतलब जिनके अणुओं में प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, वो पोलर हैं। पहले से ही उनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और जिनमें पहले से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती हैं, वो हमारे अध्रुवीय अणु होते हैं। और वैसे परावैद्युत अध्रुवीय परावैद्युत। तो हम पहले भाग पर अभी ध्यान देते हैं। मान लो हमारे पास कोई ध्रुवीय परावैद्युत है और हमने उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, तो पहले तो जब तक उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है उसमें परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रत्येक अणु एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन फिर भी परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। आप इस घटना की तुलना करिए एक बंद बर्तन के अंदर भरी गैस के अणु से या एक चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति से। वहाँ क्या होता था, सभी संभव दिशाओं में इस प्रकार से अनियमित गति करते रहते हैं कि किसी भी एक समय पर आप औसत वेग निकालो किसी भी हिस्से का, बड़े वॉल्यूम का, तो वो आपको 0 आएगा टोटल। उसी तरह यहाँ हम कर सकते हैं कि ध्रुवीय अणु में यद्यपि प्रत्येक अणु एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसमें विक्षोभ के कारण ड्यू टू थर्मल एजिटेशन वो इस प्रकार से अनियमित रूप से अभिविन्यस्त रहेंगे, रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे, अलग अलग दिशा में इस तरह से घूमे रहेंगे कि उनका परिणामी शून्य आएगा। कब? जब आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया। आप इस चित्र पर गौर करिए, समझ लीजिए ये एक एक अणु बने हुए हैं। अब उसमें चूंकि ध्रुवीय अणु है तो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं है। जहाँ पर माइनस चिन्ह लिखा है वो समझ लो आपके ऋणावेश के वितरण का केंद्र है, जहाँ पर धन लिखा है वो धनावेश के वितरण का केंद्र है। अब
अगर आप इनके विद्युत द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा देखो तो -q से +q की ओर होती है, यानी इसमें इधर को होगी, इसमें इधर को होगी, इसमें इधर को होगी। इसी तरह से आप माइनस से प्लस की ओर वाली दिशा बना सकते हो उसमें। और ध्यान आप दो, सबकी दिशाएं अनियमित रूप से फैली हुई हैं, किसी का किसी दिशा में जा रहा है, किसी का किसी दिशा में। अब कोई अगर इधर है तो कोई इधर वाला भी मिलेगा, कोई इधर वाला है तो कोई इधर वाला भी मिलेगा। यानी एक आयतन में छोटा आयतन भी लो जिसमें, तो औसत इसका 0 आएगा। यहाँ आप देखोगे तो टोटल आपका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 होगा, जो सबका परिणामी है। कब? जब हमने कोई बाह्य क्षेत्र नहीं लगाया है, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है तब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी अणु एक दूसरे में इस तरह से रैंडमली नियमित रूप से फैले हुए हैं, संरचना में लगे हुए हैं, अभिविन्यस्त हैं कि वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। लेकिन जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हो, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में जब हम द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E या PE साइन थीटा, और ये कोशिश करता है द्विध्रुव को घुमा करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की। यानी इस तरह से वो लाना चाहेगा कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा या द्विध्रुव की दिशा या द्विध्रुव की अक्ष की दिशा, वो -q से +q आवेश की ओर हम लोग लेते हैं, उस दिशा में घुमाकर लाने की कोशिश करेगा। अब इस ध्रुवीय परावैद्युत को जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हो, अच्छा, हर बार हम लोग बाईं ओर से दाईं ओर बनाते हैं, इस बार जानबूझ के दाईं ओर से बाईं ओर के लिए बना लिए हैं। आप विद्युत क्षेत्र नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, किसी भी दिशा में दिखा सकते हो, बस उस स्थिति के लिए समझे रहना कि विद्युत क्षेत्र उस दिशा में है। तो अभी हमें कह रहे हैं कि हमारा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। अब क्या होगा? अभी तक ये जो सब अनियमित रूप से फैले थे और एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दे रहे थे, अब ये होगा कि जो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा से थोड़ा बहुत भिन्न है, उन सब पर एक बलाघूर्ण कार्य करेगा। वह कोशिश करेगा बलाघूर्ण उसको अपनी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की। तो अब विद्युत क्षेत्र की दिशा, अभी जैसे मान लो इसका P वेक्टर इधर है, E वेक्टर आपने इधर लगाया तो ये घूम के हल्का सा इधर आएगा। ये उल्टा है तो ये थोड़ा सा घूम के ऐसे आएगा। तो सभी अणु जो अभी तक अनियमित रूप से फैले थे, अब सब पर एक परिणामी बलाघूर्ण लग रहा होगा क्षेत्र की दिशा में आने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अणु और पूरी तरह से क्षेत्र की दिशा में आ जाएंगे। अब दो चीज़ों के बीच की संतुलन की बात होगी कि ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण कितना वो अस्त व्यस्त रह पाते हैं और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कितना वो उसके हिसाब से व्यवस्थित हो पाते हैं। तो जितना ही प्रबल हम विद्युत क्षेत्र करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे अणुओं का जो औसत ध्रुवण है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता जाएगा। आप चित्र में गौर करिए, अभी यहाँ पर सभी विद्युत द्विध्रुव आघूर्णों में सब तो एकदम से नहीं हो गए हैं, कोई थोड़ा तिरछा है, कोई थोड़ा इधर को है, पर ज़्यादातर के ऋण इधर को हैं, धन इधर को हैं, कुछ के इसका उल्टा भी होंगे। आप चाहे तो कुछ में उल्टा कर लो कि ठीक है ये माइनस है ये प्लस है, ज़रूरी नहीं कि सब के सब घूम ही जाएँ, कुछ बदल भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो कुल मिला के अब परिणामी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो हमारा इस दिशा में होगा। तो जो ध्रुवण के कारण P उत्पन्न होगा, P ध्रुवण, उसको हम लोग उसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, ठीक। और अगर हम कहें कि इसके कारण परिणामी रूप से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी, तो आप एक चीज़ पे चलिए, उस पर अभी हम लोग बाद में आएंगे। ये हम देख सकते हैं कि अभी तो मान लो हमने केवल 3-4 लाइनें बनाई हैं, बाकी इस तरह से वास्तव में तो यहाँ लाखों करोड़ों अणु होंगे। आप बहुत छोटा सा भी आयतन लोगे तो बहुत अणु होंगे। अभी जैसे अणु का आकार एंगस्ट्राम की कोटि का है, एंगस्ट्राम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और हम जब वैद्युत की बात कर रहे हैं तो आमतौर पे हमारी वस्तुओं का आकार कम से कम मिलीमीटर से बहुत छोटा तो नहीं जाता है। हम नैनोमीटर की कोटि में बहुत कम पहुँचते हैं, बहुत हुआ तो मिली से लेकर माइक्रो के बीच में। बहुत पतले तार वार पर भी आप चले जाओ तो माइक्रोमीटर से पतले नहीं होते। तो हम दैनिक जीवन में जो व्यवहार देखते हैं वहाँ पर क्या होगा, हम छोटा सा भी एक हिस्सा लेते हैं, एक अत्यंत पतले बाल जैसे बारीक तार की नोक भी लेते हैं, तो वहाँ भी हमारे लाखों करोड़ों अणु होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अब आप बीच में गौर करिए, ये माइनस इस प्लस को, ये माइनस इस प्लस को, इस तरह से अंदर वाले सब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इधर की तरफ हमारे धनावेश का प्रभाव बचेगा, इधर की तरफ एक ऋणावेश बचेगा। तो इस प्रेरण के कारण परिणामी रूप से ऐसा लगेगा कि इस सिरे पर आपका धनावेश प्रेरित हो गया है, इस सिरे पर आपका ऋणावेश प्रेरित हो गया है, और इस घटना को हम लोग वैद्युत प्रेरण कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। इस तरह से प्रेरण के कारण जो सिरों पर ध्रुवता प्रेरित हो गई है कि और ये ध्रुवता इस तरह से प्रेरित हुई है कि इधर की तरफ ऋण आवेश है, इधर की तरफ धन आवेश है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र इसके कारण धन से ऋण की ओर होगा, और
इस घटना को हम लोग वैद्युत ध्रुवण कहेंगे। और यहाँ ध्रुवण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा, आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। तो ये तो ध्रुवीय अणुओं का था कि जिसमें सब पहले से तो था द्विध्रुवाघूर्ण, लेकिन अनियमित रूप से फैले थे। बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में परिणामी P बराबर 0, लेकिन जब बाह्य क्षेत्र आपने लगाया तो सब द्विध्रुव थोड़ा बहुत क्षेत्र की दिशा में घूमे। अब हमारा क्षेत्र की दिशा में कुछ परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है, और इस घटना को, जिसमें हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत को रख करके कुछ ध्रुवित कुछ वैद्युत ध्रुव पा सकते हैं, या उसके सिरों पर कुछ आवेश प्रेरित हो जाता है और इसके कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा बाह्य क्षेत्र के विपरीत होती है। इस घटना को हम लोग वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। तो वैद्युत ध्रुवण अभी बाद में आगे लिख लेंगे, उसके पहले देख लेते हैं कि अध्रुवीय अणुओं में क्या होता है। ये तो था ध्रुवीय अणुओं का कि जिनका पहले से ध्रुवण था। अब अध्रुवीय अणुओं में जिनमें पहले धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती हैं, एक ही जगह पर हैं, उनका क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम अध्रुवी परावैद्युत यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है। देखिए, अध्रुवी परावैद्युत में क्या है, पहले से उसमें कोई विद्युत ध्रुव आघूर्ण नहीं है, कोई वैद्युत ध्रुव नहीं बना है, प्रत्येक अणु में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती है। अभी जैसे ये हमारा चित्र हो गया, ये समझ लो अणुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, और यहाँ प्लस और माइनस चिन्ह एक साथ लिखे होने का मतलब ये है कि यहाँ जो धनावेश का केंद्र था और ऋणावेश का केंद्र था, दोनों एक ही स्थान पर हैं। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा है, यानी ई बाह्य बराबर 0 है, तो उस स्थिति में अणु अपने हिसाब से सामान्य रूप से जैसे धनावेश और ऋणावेश एक जगह पर केंद्रित थे वैसे हैं। और इस स्थिति में किसी भी अणु का कोई वैद्युत ध्रुव आघूर्ण नहीं है, तो पूरे भी किसी भी एक आयतन इसमें ले लो, उसमें कुल वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आपका 0 है। ठीक। दूसरी स्थिति, इसी अध्रुवी परावैद्युत को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र, मान लो जैसे पिछले उदाहरण में ध्रुवी परावैद्युत में हम लोगों ने दिशा दाहिनी ओर से बाईं ओर इधर को कही थी, इधर से इधर की ओर, उसी दिशा में अभी भी विद्युत क्षेत्र है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, धनावेश और ऋणावेश दोनों पर बल लगाएगा। अणुओं में या परमाणुओं में धनावेश लगभग बद्ध आवेश होते हैं, तो उनकी गति पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हैं। नाभिक को हटाने के बजाय उसके हटाने के पहले आपके इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि हल्का है और उसको दो मतलब कण है, दोनों बल आवेश बराबर है, प्रोटॉन पर जितना आवेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर है, पर प्रोटॉन भारी है और नाभिक में वैसे भी वो मजबूती से बंधा हुआ है, तो सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एक साथ इकट्ठा नाभिक में है। तो कुल मिला के मान के चलो कि आपका धनावेश बहुत नहीं हटेगा, वो बद्ध आवेश टाइप का है, थोड़ा बहुत हिल डुल लेगा। मुख्य रूप से ऋणावेश हटेंगे। ऋणावेश का मतलब अभी चारों ओर जो परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का जो घेरा था, बादल जैसा बन रहा था, अब वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा विकृत हो जाएगा, उसका रूप थोड़ा बदल जाएगा। मान लो पहले से पूरे ऐसे गोलाकार था, आपने इस दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाया, ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यानी इधर की ओर बल लगेगा। तो जो ये अभी तक ऐसे गोलाकार था, अब हल्का सा ऐसे हो जाएगा, अब थोड़ा सा इधर की तरफ फैल जाएगा, इलांगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब धनावेश और ये जैसे मान लो ये आपका बीच में नाभिक है, ये चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। ये तो था कि जब आप E बराबर 0 रखे थे, और जब मान लो इस दिशा में आप E लगा दिए, तब क्या होगा, इस धनावेश पर हल्का सा बल इस दिशा में लगेगा, ये तो कम खिसकेगा, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, धनावेश पर इस दिशा में बल लगेगा। लेकिन ऋणावेश का क्या होगा, ये जो अभी तक हमारा ये ऐसे था कि इसका और इसका औसत एक जगह पे आ रहा था, अब एक जगह नहीं आएगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस तरह फैल जाएगा कि अब इसका औसत पता लगा दूसरी जगह कहीं आ रहा है। तो अब हमारे धनावेश और ऋणावेश अलग अलग हो गए। वही हम लोगों ने यहाँ दिखाया था कि ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा खिसक जाएंगे, ऋणावेश का औसत विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में खिसक जाएगा। ये लगभग सभी अणुओं के साथ होगा। तो इस तरह से अब प्रत्येक अणु एक छोटे से विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, यानी वो एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेगा। और इसकी वजह से जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए हो तो अब P का मान 0 नहीं है, यानी P का मान कुछ तो है। और ये अध्रुवी परावैद्युतों का बाह्य विद्युत क्षेत्र में व्यवहार है। तो जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि अच्छा वैद्युत ध्रुवण के कारण कैसे सतहों पर आवेश प्रेरित होते हैं, ऐसे ही ढेर सारे अणु यहाँ अगर होते, आप देखिए अभी यहाँ क्या है, ये माइनस इस प्लस से, ये माइनस इस प्लस से, ये माइनस इस प्लस से, इस तरह से
ये अंदर वाले सारे आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लास्ट में बचेगा कितना, केवल इस सिरे पर हमारा बचेगा ये पोलराइज्ड आवेश प्रेरित आवेश, और इधर ये बचेगा, इधर ऋणावेश बचेगा, इधर धनावेश बचेगा। और अंदर अंदर इसकी दिशा क्या होगी, ई इनसाइड, अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो धनावेश से ऋणावेश यानी इस दिशा में होगी, और ये बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में है यानी बाह्य क्षेत्र का विरोध करेगा। तो ये अध्रुवीय अणुओं में इस तरह से व्यवहार होगा। तो एक बार फिर से ध्यान दिला दें, वैद्युत ध्रुवण का मतलब ये है कि जब, या परावैद्युत के वैद्युत ध्रुवण से हमारा मतलब ये है कि जब हम किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस परावैद्युत के अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाने की घटना है इसे हम लोग परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। और इस घटना में उस परावैद्युत की सतहों पर आवेश प्रेरित हो जाते हैं। यह प्रेरित आवेश इस प्रकार से होते हैं कि इनके कारण उत्पन्न आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है और उसको कम करने का प्रयास करती है, पूरी तरह निरस्त नहीं कर पाती। ठीक, तो अभी ये आप लिख लेना, इसको 2-3-4 बार हमने इसलिए रिपीट कर दिया है कि प्योर थ्योरेटिकल है, कहानी टाइप की बात थी। अब इसके बाद जरा कुछ चीज़ें हैं, जैसे परावैद्युत क्या है, परावैद्युत आघूर्ण क्या है, यह एक नियतांक होता है, विद्युतशीलता, वो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग परावैद्युत से संबंधित कुछ पद देखेंगे। एक तो ये कि परावैद्युत का ध्रुवण सदिश पोलराइजेशन वेक्टर पी वेक्टर क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। परावैद्युत के एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को परावैद्युत का ध्रुवण सदिश कहते हैं। जो परावैद्युत ध्रुवण के कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ था, परावैद्युत के एकांक आयतन में जितना वैद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा उसी को हम लोग ध्रुवण सदिश कहेंगे। और यदि परावैद्युत के डेल्टा वी आयतन में परावैद्युत ध्रुवण के बाद उत्पन्न वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का परिमाण पी डैश हो, मान लो हम पी डैश कह रहे हैं, तो पी वेक्टर बराबर पी डैश बटे डेल्टा वी। ठीक, ऐसे आप कह सकते हैं। यानी जब डेल्टा वी बराबर 1 हो जाएगा तो पी डैश बराबर पी, यानी एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान ध्रुवण सदिश के बराबर होता है। मात्रक की अगर बात करें, ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण है तो इसका मात्रक पी वेक्टर का कूलाम इंटू मीटर, पी बराबर क्यू इंटू 2L से, आयतन है मीटर क्यूब तो इसका कूलाम गुणे मीटर बटे मीटर क्यूब, 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, और इसका मतलब ये, या कूलाम इंटू ये -2 ऐसे लिख सकते हैं, या और अगर आप इसका भी मी सूत्र लिखना चाहें, ध्यान देना ये कैपिटल पी वेक्टर ध्रुवण सदिश है, स्मॉल पी वेक्टर लिखते तो वो विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता। तो इसका क्या हो जाएगा, कूलाम का कितना है 80 आवेश का ना, विद्युत धारा गुणे समय, और बटे मीटर स्क्वायर तो लेंथ के लिए L-2 इकट्ठा कर लो तो m0 L-2 T1 A1, ये इसका भी मी सूत्र हो जाएगा। नोट में कुछ बातें हम लोग लिखते हैं। पहली बात तो ये कि इसका ध्रुवण सदिश का परिमाण जब हम किसी परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी सतह पर जो प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है उस प्रेरित आवेश घनत्व के बराबर होता है। तो पहला तो ये कि पी वेक्टर का परिमाण सिग्मा पी यानी ड्यू टू पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ध्रुवण के कारण जो आवेश का पृष्ठ घनत्व उत्पन्न हुआ है परावैद्युत पर उसके बराबर होता है। यानी अगर परावैद्युत की कैपिटल ए सतह पर QP आवेश प्रेरित हुआ है तो कैपिटल पी वेक्टर यानी ध्रुवण सदिश बराबर प्रेरित आवेश बटे वहाँ का क्षेत्रफल, ये परावैद्युत की सतह पर इतना होगा, अंदर होगा। दूसरा, परावैद्युत के अंदर अगर हम लोग आंतरिक विद्युत क्षेत्र की बात करें तो अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र हमारा E0 है, मान लो कि उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, तो ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E0 बटे K होगा, एक बात। दूसरा, इस E0 बटे K का मान E0 माइनस EP के बराबर होगा। सॉरी, E आंतरिक क्या, ये E परिणामी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर EP हमारा क्या है, EP है ध्रुवण के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र अंदर अंदर। एक चीज़ देखिएगा, आंतरिक हमने यहाँ गलती से मिटा दिया था, कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा, 2 जगह आंतरिक लिखा है इसलिए। ये EP क्या है, प्रेरण के कारण जो परावैद्युत ध्रुवण हुआ है उसके कारण ड्यू टू पोलराइजेशन जो हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो EP है। और परिणामी E क्या है, अंदर अंदर कितना हमारा परिणामी E बचा। अभी जैसे इसी का देखते हैं एक बार, इसके और इस पर। जैसे मान लो बाहर से विद्युत क्षेत्र आपने लगाया, ये प्रेरण के कारण अंदर उत्पन्न हुआ, ये परिणामी अंदर अंदर कितना बचा, परिणामी अंदर अंदर बचा ये, तो ये हमारा E आंतरिक है जो इन दोनों का परिणामी है। ठीक, और परिणामी में क्या था, चूँकि पोलराइज्ड वाला,
वो आपके E0 के उल्टा था, तो E0 में से EP आप घटा दीजिए, वो परिणामी के बराबर होगा। हाँ, परावैद्युतांक के पदों में इस परिणामी का मान इतना होता है। और तीसरी एक बात नोट में ये लिख सकते हैं कि कैपिटल P वेक्टर की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के हिसाब से होती है। क्यों? वो हम लोगों ने देखा था कि इस प्रकार से द्विध्रुव घूम जाएंगे या इस प्रकार से प्रेरित हो जाएंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। एक आधी बातें और लिखते हैं इसमें नोट में, एक बात हम लोग और देख लेते हैं। रैखिक समदैशिक परावैद्युतों के लिए, रैखिक लीनियर समदैशिक मतलब जो सभी दिशाओं में एक समान है, ऐसे परावैद्युत के लिए, यानी अगर किसी परावैद्युत में ऐसा हो रहा है कि सभी दिशाओं में आप चाहे जिधर जाओ एक समान प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, अलग अलग दिशा में उसके गुण अलग अलग नहीं हैं, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आपका प्रेरित हो रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ऐसे परावैद्युत माध्यम को कि जिसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही वैद्युत आघूर्ण प्रेरित होता है और सभी दिशाओं में उसका एक जैसा प्रभाव है, तो या मतलब होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम है, तो उसको हम रैखिक समदैशिक परावैद्युत कहेंगे। और ऐसे में एक हमें ये संबंध याद रखना है, P वेक्टर बराबर x चाई E, कई बार चाई पढ़ते हैं, कभी कभी काई पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से स्पेलिंग इसकी CHI है, इंटू E। ये एक नियतांक है, ये माध्यम की वैद्युत प्रवृत्ति को बताता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इससे हमें ये पता चलता है, अभी आप यहाँ से गौर करिए, पहली बात तो आप ये कह सकते थे कि इसका मान इसके अनुक्रमानुपाती होता है, और ये हमारा क्या है, ये परिणामी जो अंदर बचा है हमारा वो है ना, बल्कि लिख ही लो, परिणामी का मतलब है बाह्य विद्युत क्षेत्र और उसको काटने के बाद, प्रेरण ध्रुवण के कारण जो उत्पन्न हुआ है उसको काटने के बाद। तो पहली बात तो हम ये कह सकते थे कि P वेक्टर अनुक्रमानुपाती होता है परिणामी E के, यानी अंदर अंदर जितना ही नेट हमारा विद्युत क्षेत्र बचा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा ध्रुवण होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा ध्रुवण सदिश होगा। तो एक बात तो ये कि ध्रुवण सदिश अनुक्रमानुपाती होता है परिणामी आंतरिक विद्युत क्षेत्र के। परिणामी विद्युत क्षेत्र में आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में से ध्रुवण वाला असर माइनस कर दो, ध्रुवण वाला उसके विपरीत दिशा में है, तो अब बाद में यही अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा चाई ई। ई इलेक्ट्रिक के नाते लिख लिए हैं, चाई का मतलब ये ससेप्टिबिलिटी है, वैद्युत प्रवृत्ति है माध्यम की, और इससे हमें ये पता चलेगा कि जिसके चाई का मान ज़्यादा होगा उसमें पी का मान ज़्यादा होगा, यानी जिस माध्यम के लिए चाई वैद्युत प्रवृत्ति का मान ज़्यादा होगा उस माध्यम में ज़्यादा ध्रुवण प्रेरित होगा, उसमें ध्रुवण सदिश का मान ज़्यादा होगा। तो बस आज के लिए अभी इतना ही, और बाकी शेष इसका भी कुछ हिस्सा बाकी है परावैद्युत ध्रुवण का, तो उस पर हम लोग शेष अगले टॉपिक पे बात करते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।